चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एन इक्वेशन, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से हमें क्या समझ में आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। जैसे कि हमें पता है, मैं आपको इन शॉर्ट समझा देती हूँ थोड़ा सा, कि फ़िज़िकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ भी चेंज नहीं होता है। और वहीं हमारे पास में केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी एज वेल एज़ केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में ही हमें चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। तो जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है तो उस केमिकल चेंज में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है। It is also mentioned in our NCERT that whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. What? Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी कोई chemical change होगा तब वहाँ chemical reaction होगी ही होगी। नाउ अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो कोई केमिकल रिएक्शन हुई है उसे डिटरमाइन करने के लिए हमें ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन हमें नोट करनी पड़ेगी, जो कि हमें हेल्प करेगी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी तो उसकी स्टेट चेंज होगी, उसका कलर चेंज होगा, उसमें से किसी गैस का इवोल्यूशन होगा या फिर उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। सो इन्हीं की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। नाउ द पॉइंट इज़ दिस, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सभी के सभी चीज़ें हमें एक ही रिएक्शन में देखने को मिले। या तो ये होगा किसी की स्टेट चेंज होगी या कलर चेंज होगा, किन्हीं किन्हीं रिएक्शन में गैसेस इवॉल्व होती है, किन्हीं रिएक्शन में गैसेस इवॉल्व नहीं होती है, किन्हीं रिएक्शन में टेम्परेचर का चेंज आता है और किन्हीं में टेम्परेचर का चेंज नहीं आता है। यहाँ से हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में तो क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा उस केमिकल चेंज में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी और उसी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का हमने तरीका भी देख लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस कि इक्वेशंस क्या होते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। इट इज़ क्लियरली मैंशन इन आर NCERT कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन को जब हम सिम्बालिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन की अकरिंग को जब हम सिम्बालिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है, इट इज़ टर्म्ड एज वर्ड इक्वेशन। वही हमने वर्ड इक्वेशन से इसे बना दिया केमिकल इक्वेशन। When a magnesium ribbon is burned in oxygen, which is our activity 1.1। अब एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या किया था कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया था और उस मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तब हमें वहाँ से ऑब्टेन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारी केमिकल रिएक्शन को इतने बड़े फॉर्म में लिखेंगे जिसे हमने कहा है कि दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग। अगर हम हमारी केमिकल रिएक्शन को इतने बड़े स्टेटमेंट पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग फॉर्म है। तो हम इस लॉन्ग फॉर्म को जब एक शॉर्ट फॉर्म में यानी कि सिम्बालिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वर्ड में लिखते हैं, उसे ही हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो हमने इतनी बड़ी लैंग्वेज को वर्ड में डिफाइन किया, विच इज़ व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि एक्चुअली में केमिकल इक्वेशन होती क्या है। इस केमिकल इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा है, जो कि हमारे है लेफ़्ट हैंड साइड में, विच इज़ इन लेफ़्ट हैंड साइड, और यहाँ है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे हमने लिखा है राइट हैंड साइड में। अब हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है और राइट हैंड साइड में लिखा है और ये जो बीच में एरो है, इन सब का मतलब क्या है। तो यहाँ पर LHS में जो लिखते हैं, यानी कि जो दो सब्सटेंसेस रिएक्ट हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो हमें फाइनली मिल रहा है, जो हमें ऑब्टेन हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। ओके, सो इट इज़ मेंशन है अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि वर्ड इक्वेशन हमें क्या शो करता है कि जो रिएक्टेंट है वो किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एक एरो बना हुआ है। ये एरो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, यानी कि ये जो एरो का हेड है, ये जो एरो का हेड है वो प्रोडक्ट के
टूवर्ड्स हेड करेगा एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये हमें बताएगा कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के टूवर्ड्स जा रही है। एंड जैसे कि अभी हमने कहा कि जो LHS में हमने लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जिसे हमने राइट हैंड साइड में लिखा है उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। नाउ जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इनके बीच में हमने शो करा है प्लस के साथ, इन्हें हमने कंबाइन करा है प्लस के साथ में, ये रहा। जब भी आप दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स लोगे या दो या दो से ज़्यादा जब आप हमें प्रोडक्ट मिलेंगे तब हम उन्हें इस प्लस साइन से डिनोट करेंगे। ओके, हमने 3 चीज़ें क्लियर करी कि हमारे पास में जब केमिकल चेंज होता है तो उस केमिकल चेंज के होने में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है, और जब भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें उसके लिए केमिकल इक्वेशन ऑब्टेन होती है, और उस केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। नाउ जब हम इसी वर्ड इक्वेशन की फॉर्म, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। जो अभी हमने पीछे रिएक्शन देखी थी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, उसी रिएक्शन को हमने केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हमने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विच इज़ गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ अब हम यहाँ देखेंगे LHS और RHS में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो अनइक्वल है। इन द सेंस यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का 1 एटम प्रेजेंट है, बट ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और वहीं हमारे पास में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। हमारे पास LHS और RHS में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज वहाँ पर मास का डिफरेंस है, इन द सेंस they are unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. So such a chemical equation is a skeletal chemical equation. Okay, so अब इसी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के अगर हम एटम्स को बैलेंस्ड कर देंगे, इन द सेंस अगर यहाँ पर मैग्नीशियम के एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक एटम प्रेजेंट है, बट अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 1 है, तो हमें ऑक्सीजन को इस केस में बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ओके, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 2 लगा दो, ऐसा कभी भी नहीं होता है, हमें इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। नाउ अब हम अगर देखें तो यहाँ पर अब हमारे पास में मैग्नीशियम हो गए हैं 2, ऑक्सीजन भी हमारे पास में हो गए हैं 2, बट इस केस में ऑक्सीजन तो 2 है बट मैग्नीशियम एक ही है, तो हमें इसे भी बैलेंस करना पड़ेगा। सो हमारे पास में जो रिजल्टेंट रिएक्शन निकल कर आएगी वो होगी 2Mg + O2 गिव्स अस 2 MgO। बहुत बार हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें एक केमिकल रिएक्शन को, हमें एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। तो जब भी हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो हमारे पास में मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है। आपने सुना ही होगा कि मास will never be created and nor be destroyed, it only changes its form. Okay, so here it is mentioned कि हमारे पास में जो टोटल मास है वो क्या होना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। Here it is mentioned that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. So this is the total mass of element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. यानी प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में, दोनों ही साइड में हमारे पास में जो मास है वो क्या होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। आई थिंक आपको ये बैलेंसिंग और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना, वहाँ पर हमें मेंशन करना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दिस वन लाइन ऑल्सो विच इज़ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हमारे चैप्टर का नाम है वो कैसे हमारे चैप्टर का नाम हुआ। जैसे कि अभी हमने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास होती है वो होती है किसी केमिकल चेंज से। मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, और उसी केमिकल रिएक्शन को जब हम इन अ वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और जब ये केमिकल इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड फॉर्म में होती है उसे हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और जब हम इसी ही अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कर देते हैं बैलेंस्ड, दैट वन इक्वेशन इज टर्म्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
होती है उसके बारे में तो सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन के टाइप कितने होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला टाइप हमारे पास में आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन वी विल टॉक अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देन थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ जैसे कि हमें एक इंग्लिश वर्ड यहाँ से रिजेंबल हो रहा होगा विच इज़ कंबाइन। ना कंबाइन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को आपस में कंबाइन करना, मिला देना या जोड़ देना, तो उसे ही हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हुए तो वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, उसी ही रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as a combination reaction. I think it is clear from it that the combination जो word है वो हमारे को कहाँ से मिला है, combine से। combine का मतलब होता है मिलना। यहाँ दो चीज़ें क्या मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं reactant, और यही reactant दो combine होकर एक single हमें दे रहे हैं product। ओके अब हम इसके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि व्हेन कार्बन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ऑब्टेन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन विल गिव्स अस वाटर, एंड व्हेन रिएक्ट विद वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट। ओके सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारे पास में दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट है, दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट एंड सिंगल प्रोडक्ट। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ आर रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन है ये वर्ड कहाँ से डरा हुआ है, कोई भी चीज़ डिकम्पोज होती है। डिकम्पोज का मतलब जैसे हम कहते हैं कि आपने आपकी किचन गार्डन के अंदर जो वेजिटेबल पील्स है या फिर जो वेजिटेबल वेस्ट है आपने उसे डिकम्पोज करा, उसमें डिकम्पोज का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो वेजिटेबल पील है वो वहाँ पर डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट जाएगा। तो उसी से हमारे पास में रिएक्शन आई है जिसे हमने कहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। है और वो डिकम्पोज होता है, वो टूटकर हमारे पास में दो या दो से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट देता है। जैसे अ रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट से हमें दो और दो से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी हमारे पास में फर्दर तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारे पास में होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, देन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड द लास्ट वन इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाउ इट इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द नेम दैट हेयर थर्मल मीन्स व्हाट, हीट। थर्मल का मतलब हमारे पास में हीट होता है। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, थर्मल का मतलब हीट होता है। आप सभी ने थर्मामीटर का नाम सुना होगा। अब वो जो थर्मामीटर होता है, वो थर्मामीटर का काम ही क्या होता है कि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। अब जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर होता है वो क्या होता है, हीट से ही तो हुआ है ना, या तो हमारी बॉडी ज़्यादा गर्म होती है या फिर ठंडी होती है। आई थिंक ध्यान रहेगा आपको। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, वो रिएक्शन जो किसके प्रेजेंस में होती है, हीट के प्रेजेंस में होती है। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पर तो साफ ही मेंशन है, इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आया है, इलेक्ट्रिसिटी से आया है। एंड द थर्ड वन इज़ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ फोटो का मतलब होता है हमारे पास में लाइट। कैसे, जैसे हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। ओके तो फोटो, यहाँ पर फोटो का मतलब होता है लाइट। अब देखो मैं आपको ना थोड़ा सा सिंपल वे में बताती हूँ कि हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं फोटो। देखो फोटोन जो होते हैं, फोटोन बेसिकली लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हम बायो में रीड करते हैं कि हमारी बॉडी में सेल होते हैं, देन अ ग्रुप ऑफ अ सेल गिव्स अस टिश्यू। तो ऐसे ही जो हमारे पास में लाइट होती है ना, तो लाइट के जो पैकेट फॉर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं हम उसे बोलते हैं फोटोन। हम उसे क्या बोलते हैं, फोटोन। तो वही फोटोन वर्ड से हमारे पास में वर्ड आया है फोटो। तो इस फोटो का मतलब हमारे पास में होता है लाइट। तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट से रिएक्शन कर कर डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोज हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पास में है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि किसकी वजह से हो रही है, हीट की वजह से हो रही है। अच्छा ये हीट का सिंबल होता है, आप ध्यान रखना, ये ट्राइंगल, एक छोटा सा ट्राइंगल जिसे हम ड्रॉ करते हैं वो हमारे पास में सिंबल होता है हीट का। ओके सो व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, भूली तो नहीं, जहाँ पर आपके पास में जो एक रिएक्टेंट होता है वो स्प्लिट होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, हमारे पास में यहाँ पर फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब हमने हीट करा तो हीट करने से हमें ऑब्टेन हुआ फेरिक ऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। ओके, तो जो यहाँ पर फेरस सल्फेट था वो ग्रीन। अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको याद करने की ज़रूरत है कि आपको ये कलर्स याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कलर्स से रिलेवेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। कलर्स से बारे में वो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा आपके असर्शन रीजन के अंदर, या फिर अगर वो आपको केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन से डील करना पड़ा तब आपको कलर्स वहाँ पर मेंशन होगा। तो आपको कंपाउंड्स के कलर याद होना मैंडेटरी है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में ये एग्जांपल है थर्मल डीकम्पोजिशन का, यानी कि फेरस सल्फेट जो है वो डीकम्पोज हुआ किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे लाइमस्टोन का, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। जब हमने CaCO3 को हीट करा तो हमें ऑब्टेन हुआ क्विकलाइम CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ ये वाली जो रिएक्शन है ये हम सीमेंट को बनाने में, यानी कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ लेते हैं। ओके, नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तब हमें उससे ऑब्टेन होता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ये बोर्ड का बहुत फेवरेट एंड फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ये दो तरीके से पूछता है। एक तो डीकम्पोजिशन के बेसिस पे तो पूछेगा ही पूछेगा, एंड नेक्स्ट ये इस क्वेश्चन को पूछता है आपके पास में बैलेंसिंग के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आपको ये तो याद करके जाना ही जाना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि ट्वाइस PbNO3 होल ट्वाइस, ये रिएक्शन को रीड करने का तरीका है, विल गिव्स यू ट्वाइस PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में लेड नेट का कलर कोई कलर नहीं होता, लेड ऑक्साइड जो है वो येलोइश कलर का होता है, और जो नाइट्रोजन गैस है उसकी फ्यूम निकलती है। अब देखो गैस है तो उसमें से क्या रिलीज होगी, फ्यूम, जो कि कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। catalytic decomposition reaction. So when the decomposition reaction is carried out by what? In the presence of electricity, it is termed as electrolytic decomposition reaction. इसका एग्जांपल हमारे पास में क्या है, कितना सिंपल सा है कि आपने पानी लिया, पानी को अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाया तो आपके पास में दो गैस ऑब्टेन होगी, एक हमारे पास में होगी हाइड्रोजन और एक हमारे पास में होगी ऑक्सीजन। ओके, अच्छा, इसका भी बोर्ड में सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपकी NCERT का ही एक एक्टिविटी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर का। तो इसमें क्या किया, आपने एक बीकर लिया है, इस बीकर में आपके पास में दो इलेक्ट्रोड है, इन दो इलेक्ट्रोड को आपने एक बैटरी से कनेक्ट करा, एक आपके पास में है एनोड, दूसरा आपके पास में कैथोड। अब जब आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे पानी का, तो पानी में इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद में यहाँ से आपके पास में एक से आपको ऑब्टेन होगा ऑक्सीजन और एक से आपको ऑब्टेन होगा हाइड्रोजन। ओके, तो हमारे पास में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है, इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। नाउ इसका आंसर हमारे पास में होगा नो। कैसे नो होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो वॉल्यूम में 1 होगा और जो हाइड्रोजन है वो इसके कंपैरिजन में ट्वाइस होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये चीज़ ज़रूर याद करना कि एनोड से कौन सी गैस निकलती है, एनोड से गैस निकलती है ऑक्सीजन, और कैथोड से कौन सी गैस रिलीज होती है, कैथोड से गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन। अब इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। एनोड जनरली, जो जनरली कह रही हूँ ध्यान रखना, जनरली एनोड हमारे पास में पॉजिटिव हो रहा है, कैथोड हमारे पास में हुआ नेगेटिव। तो पॉजिटिव से कौन सी गैस निकलेगी, नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं O2-, और हम कैथोड को कैसे, कैथोड हमारे पास में हुआ नेगेटिव, तो नेगेटिव से कौन सी गैस निकलेगी, पॉजिटिव, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H+। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको बोलते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब याद करने का तरीका। ओके, इसका आप कोई साइंटिफिक रेलेवेंट निकाल लो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं याद करने का एज अ हिंट आपको बता रही हूँ कि ये आप मेमोराइज अच्छे से कर सकते हो। क्या कहा कि हमारे पास में जो एनोड है वो प्लस होता है, तो प्लस से कौन सी गैस निकलेगी, नेगेटिव वाली। कैथोड जो है वो माइनस होता है, तो माइनस से हमारे पास में गैस निकलेगी पॉजिटिव, जो कि है हमारे पास में हाइड्रोजन। और ये जो क्वेश्चन था कि क्या इन दोनों गैस का जो वॉल्यूम है वो सेम होगा, इसका आंसर है नहीं। ऑक्सीजन जो होगा वो 1 अगर है तो हाइड्रोजन हमारे पास में 2 होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर कि ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 2 कैसे है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इनकी बैलेंसिंग से। जैसा कि आप इक्वेशन में देख सकते हो कि हमारे पास में यहाँ हाइड्रोजन था, जब हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं हमें हाइड्रोजन के, और वही हम ऑक्सीजन देखें तो वो 1 है। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्यों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 1:2 हुआ, यानी कि 1 हुआ ऑक्सीजन का और 2 हमारे पास में हुआ हाइड्रोजन का। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कि जब हम मॉल्टन सोडियम क्लोराइड को, मॉल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ। ओके, तो जब हम मॉल्टन सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाएंगे तो हमें ऑब्टेन होगा सोडियम एंड क्लोरीन गैस। अब हमारे पास में आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की थर्ड टाइप,
यानी कि जो है हमारे पास में फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था। फोटो का मतलब हमारे पास में क्या होता है, लाइट, यानी कि वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है उसे हम फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। डीकम्पोज होना, यानी कि आपके पास में एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में डीकम्पोज होता है, उसी रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास में क्या हुआ कि जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज किया, देखो सनलाइट, लाइट आ गया, तो जब आपने इसको सनलाइट में एक्सपोज किया तो हमें मिला सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। आपको फिर से यहाँ पर इनके कलर्स याद करने की ज़रूरत है। सिल्वर क्लोराइड कैसे कलर का होता है, वाइट, सिल्वर होता है ग्रेइश वाइट कलर का होता है, और क्लोरीन हमारे पास में येलोइश ग्रीन कलर का होता है। ओके, इसका सेकंड एग्जांपल है हमारे पास में कि सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर ब्रोमाइड था। आई थिंक आपको पता होगा ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम बोलते हैं हैलाइड्स। तो यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएगा करा हुआ कि हम बोलते हैं इन्हें सिल्वर हैलाइड। तो जो सिल्वर हैलाइड्स है ना, ये सब हमारे पास में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर है सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड। जब हमने इसको सनलाइट में एक्सपोज किया तो हमें ऑब्टेन हुआ सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। मेनली हम यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे सिल्वर हैलाइड्स। सो ये थी हमारे पास में 3 टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहली हमारे पास में थी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड वन वाज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन वाज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन का, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जैसे कि आपको नाम से मेंशन हो रहा होगा डिस्प्लेस, यानी कि उसे उसकी प्लेस से आपने क्या कर दिया, हटा दिया। डिस का मतलब हटा दिया। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास में A प्लस BC था, यानी कि यहाँ पर B की बॉन्डिंग थी C से और A यहाँ पर अलोन था, बट रिएक्शन के बाद में क्या हुआ, A ने बॉन्डिंग बना ली C से और B आपके पास में अलोन हो गया। इसका मतलब A ने B को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसी ही रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला कि व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डेफिनेशन देखकर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मोर रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज़ को। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये वैसे तो बेसिकली आपके पास में मार्टल एंड नॉन मार्टल चैप्टर में आएगी, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए इसे हमें अभी समझना ज़रूरी है। सो अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मार्टल। क्या बोला कि अभी रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मार्टल होता क्या है। तो जब मार्टल होते हैं वो अलग अलग रेट से रिएक्ट करते हैं, यानी कि कुछ मार्टल होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो बहुत जल्दी किसी से रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ मार्टल होते हैं जो लो रिएक्टिव होते हैं, जो किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में गोल्ड और सिल्वर होता है, वो बहुत कम रिएक्शन करते हैं, यानी कि आप उन्हें बाहर रखोगे तब भी वो बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। सिल्वर थोड़ा बहुत रिएक्शन करता है बट गोल्ड इतना रिएक्शन नहीं करता। वहीं आप आयरन को देखोगे तो आयरन बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। ओके, जिसे हम बोलते हैं जंग लग जाना, जो आयरन है उस पर जंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़, मतलब कि जब कोई भी जो मेटल है वो रिएक्शन किस रेट से कर रहा है। Different metals react at different rate and are arranged in a series which is called activity series और reactivity series। तो जैसे कि यहाँ पर आपको मेटल्स गिवन हैं और इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ गिवन है। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो डिक्रीज़ होगी। जैसे ही हमने क्या कहा कि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। वही इसका रिवर्स हम देखेंगे कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ इंक्रीज होगी। अब हम इन मेटल्स को देखते हैं कि कौन कौन से मेटल्स हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब ऐसे तो हमें याद होंगे नहीं, इन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन ट्रिक है, आप उससे इसे याद कर सकते हो। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, अच्छा जो ट्रिक है ना वो इनके सिंबल से है, वो इनके नाम से नहीं है, वो इनके सिंबल से है। आप एक दो बार रीड करोगे आपको याद हो जाएगी। क्या है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी, हाय, क्यों, मिली, सिल्वर, ऑडी। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, मिली जो है वो एम से डिनोट करता है, यानी कि मिली, ये जो मिली है वो मरकरी से है। अब मरकरी का सिंबल हमारे पास में क्या होता है, Hg होता है। सिल्वर का सिंबल हमारे पास में Ag होता है। फिर भी, हाय, क्यू, मिली, सिल्वर और ऑडी एयू किसका सिंबल होता है, गोल्ड का होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गई कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है।
अब हम वापस आ जाते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, जो क्या है कि व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब हम इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास में आयरन था, जब हमने आयरन को रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट से, तो इसने रिएक्शन के बाद में हमें दिया फेरस सल्फेट एंड कॉपर। अब इसमें क्या हुआ, देखो सल्फेट पहले किसके साथ में था, कॉपर के साथ में, बट रिएक्शन के बाद में सल्फेट किसके साथ में आ गया, आयरन के साथ में। इस केस में क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। अब क्या ये कर सकता है, अगर हम इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और जो कॉपर हुआ वो लेस रिएक्टिव हुआ। तो अब हम इसे मैच करेंगे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज से। ओके, यहाँ देखते हैं आयरन कहाँ है, आयरन है यहाँ, और कॉपर कहाँ है, यहाँ। अच्छा, बिल्कुल सही कहा है, जो आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। व्हेन वी गो बॉटम टू टॉप, जब भी हम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। जैसे यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है मैंने कि ये जो नीचे वाले एलिमेंट है ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जब हम लेस से मोर जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। मतलब कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव एंड आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, दैट्स वाई आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन एग्जांपल इज जिंक एंड कॉपर सल्फेट। यहाँ पर भी सेम होगा, जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है लेड एंड कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन। यहाँ पर क्या हुआ, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसने बना दिया लेड क्लोराइड एंड कॉपर। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमने कहा जिंक एंड कॉपर, here is the zinc and here is copper, यानी कि copper is less reactive and zinc is more reactive. Next one example is lead and copper. So where is our lead, here it is the lead and here it is the copper. So यहाँ पर क्या हुआ, जो lead है वो भी copper से ज़्यादा reactive है, hence लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, अब हम देखेंगे हमारी रिएक्शन का लास्ट टाइप, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल जो एक ही रिएक्टेंट है वो दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पर अगर आपके पास में दो रिएक्टेंट होंगे और दोनों ही रिएक्टेंट जो है वो अपने आप को डिस्प्लेस करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। ओके, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर मैंने कहा कि मेरे पास में ए बी प्लस सी डी था, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या बना, ए ने सी को डिस्प्लेस कर कर डी से बॉन्डिंग बनाई और सी ने डी को हटाकर, यानी कि सी ने यहाँ से ए को डिस्प्लेस कर कर बी से बॉन्डिंग बनाई। ओके, बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ए ने डी से बॉन्डिंग बनाई तो आपने ई डी लिखा, तो बी सी से बॉन्डिंग बनाएगा तो आपको यहाँ पर बी सी लिखना चाहिए था, आपने यहाँ पर सी बी क्यों लिखा। क्या मेरा क्वेश्चन सही है, बताइए। यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारे पास में तो बी सी आना चाहिए था, यहाँ पर सी बी क्यों आया। इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि आपको पता होगा जब भी हम कोई केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं मेटल एंड देन उसके बाद में हम लिखते हैं नॉन मेटल। ओके, तो इस वाले केस में ए जो है वो मेटल है, बी जो है वो नॉन मेटल है। इस वाले केस में सी मेटल है और डी नॉन मेटल है। हमें पता है मेटल पहले आता है, इसीलिए ऑलवेज एंड ऑलवेज ए पहले आएगा, सी पहले आएगा, यानी कि मेटल्स पहले आएंगे एंड देन उसके बाद में नॉन मेटल आएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, यानी कि आपके पास में रिएक्टेंट्स के अंदर आयन्स का एक्सचेंज होता है, उसे ही हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम में उसमें इनसॉल्यूबल सब्सटेंस रह जाता है, उस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। Okay, so in double displacement reaction an insoluble substance is formed which is known as precipitate and the reaction is known as precipitation reaction. अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमारे पास में सोडियम सल्फेट था, देन उस सोडियम सल्फेट को जब हमने बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाया तो हमें मिला बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम की पहले बॉन्डिंग थी सल्फेट से, यहाँ पर सोडियम की बॉन्डिंग हो गई क्लोराइड से, यानी कि सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस करा और उसने बॉन्डिंग बना ली क्लोरीन से। बेसिकली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट नहीं लगता है, यहाँ पर कंसेप्ट लगता है एक्सचेंज ऑफ आयन्स का। इन दोनों ने अपने जो आयन्स है उन्हें क्या किया, एक्सचेंज किया। जैसे कि अगर मैं सोडियम को लिखूँ Na से, सल्फेट को लिखूँ B से,
और बेरियम को लिखो सी से और क्लोरीन को लिखो डी से। तो जो एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर लिया था कि ए और सी तो सेम रहेंगे और बी और डी का एक्सचेंज हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। जो सल्फेट है वो चला गया बेरियम के पास में, बेरियम के पास में, यानी कि बी और सी, यानी कि मेटल पहले आएगा देन नॉन मेटल पहले आएगा, इसलिए हमने लिखा है सी बी। और यहाँ पर मेटल हमारे पास में है सोडियम जो कि है ए, और उसके बाद में हमने लिखा है नॉन मेटल विच इज़ क्लोरीन विच इज़ डी। तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मेशन हुआ ए डी का। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके अंदर ध्यान रखना, जो हमने अभी प्रेसिपिटेट पढ़ा था वो प्रेसिपिटेट यहाँ पर बेरियम सल्फेट का बनता है, जो कि कैसा होता है, विच इज़ वाइट इन कलर। सो दिस वन इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक हमने हमारे 4 मेन टाइप के रिएक्शन के टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। बट इन 4 मेन टाइप के रिएक्शन के अलावा भी हमारे पास में 2 टाइप की रिएक्शंस और होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसे भी हम निमोनिक से समझेंगे। निमोनिक क्या हुआ, जैसे एक्सो को मैं लिख सकती हूँ क्या, एक्सो को हम लिख सकते हैं एग्जिट। ओके, रिजेंबल कर रहे हैं आपस में। और वही मैंने कहा एंडो को मैं लिख सकती हूँ इन एंडो इन, और एक्सो मीन्स एग्जिट। अब देख लो कितना सिंपल हो गया। एक्सो का मतलब हुआ एग्जिट, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट या एनर्जी क्या होती है, रिलीज का मतलब एग्जिट हो रही है। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट और एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि इनका मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास में होता है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है हमारे पास में रेस्पिरेशन, एंडोथर्मिक का एग्जांपल है हमारे पास में फोटोसिंथेसिस। जैसे एक्सो में क्या बोला, एग्जिट होगा, एग्जिट किसका होगा, एनर्जी का या हीट का। तो आप रेस्पिरेशन में देखोगे ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट में दिख रहा होगा हीट, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर एज अ प्रोडक्ट हीट हमारे पास में रिलीज हुई है। और वही ऑन द अदर हैंड if we talk about photosynthesis, in photosynthesis sunlight is absorbed in the presence of chlorophyll to form glucose. This is the formula of glucose. Okay, so this one is endothermic reaction. Now moving onward, more further examples of exothermic and endothermic reactions are, the example of exothermic reaction is burning of natural gas. मतलब जब हमारे पास में नेचुरल गैस बर्न होती है, जलती है, तो उसके जलने से भी हमारे पास में हीट, ऑफकोर्स ही बात है, कोई भी चीज़ आप जलाओगे, बर्न करोगे, तो उसमें से क्या रिलीज़ होगी, हीट तो रिलीज़ होगी। हीट रिलीज़ हो रही है, रिलीज़ मतलब एग्जिट हो रही है, एग्जिट का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंड जब हमने कहा है एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब आपके पास में आपने मरकरिक ऑक्साइड लिया, इस मरकरिक ऑक्साइड को जब हमने हीट करा, तो हीट करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हो गया और मरकरी एज अ लिक्विड की फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो गया। नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, जो आपके असर्शन रीजन में बहुत बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। क्या कहा है, जो हमारे पास में मोस्ट जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वो हमारे पास में एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। बट ध्यान रखना, सारी नहीं होती है, बहुत सारी, यानी कि मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक बट नॉट ऑलवेज। ओके, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये एग्जांपल एक देखा था कि जब हमने क्विक लाइम को कंबाइन करा था, यानी कि रिएक्ट करवाया था वाटर से, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हुआ था। और इसके साथ में देखो हीट भी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, एग्जिट हो रही है, जैसे हमने कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और दूसरा हम इसका एग्जांपल लेंगे कि जो मोस्टली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है वो एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक का मतलब इनका मतलब क्या हुआ कि वो जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अभी हमने पहले ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स देखे थे, जिसमें था थर्मल का मतलब ही होता हीट है, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक फॉर्म है हमारे पास में एनर्जी की। ओके, देन हमने कहा फोटोलिटिक का मतलब हमने क्या कहा, लाइट को हम एच न्यू से डिनोट कर सकते हैं, एच न्यू लाइट को डिनोट करते हैं हमारे पास में। तो फोटोलिटिक क्या हुआ, लाइट। अब लाइट भी हमारे पास में क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो मोस्टली डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक, बिकॉज वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। बट यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि एंडोथर्मिक हो, बट हाँ मोस्टली डीकम्पोजिशन रिएक्शन नेचर में एंडोथर्मिक होती है।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। नाम से देखेंगे, नाम ने क्या कहा है, ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडेशन में हमारे पास में आ रहा है ऑक्सीजन, और हमने कहा रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना। रिड्यूस मतलब घटना, कोई भी चीज़ कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। बेसिकली यहाँ पर रिड्यूस का मतलब है हाइड्रोजन से। ओके, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, कि जब हम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज रिडक्शन, जब हम किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे उसे हम कहेंगे रिडक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर हम किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव भी कर देते हैं उसे भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या हुआ, जब हम किसी सब्सटेंस में किसी ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं उसे हम कहेंगे रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन में हम एक और चीज़ कहते हैं कि जब किसी सब्सटेंस में से उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं, मतलब व्हेनेवर अ सब्सटेंस लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन इट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। Similarly as opposite in and opposite in reduction reaction, it means whenever a substance gain electron it is termed as reduction reaction. क्या यहाँ से आपको कोई चीज़ क्लियर हुई? इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑक्सीडेशन है उसका जस्ट ऑपोजिट हमारे पास में रिडक्शन हुआ। मतलब देखो, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर करो, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड हुआ। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हुए। अब इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। जैसे हमने ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड को लिया और हमने इसमें ऑक्सीजन को क्या किया, ऐड किया, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ओके, और अगर हम बात करेंगे रिडक्शन में अभी हमने क्या कहा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखिए हमारे पास में था सोडियम, सोडियम में हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम का रिडक्शन हुआ। कि जब भी हम कॉपर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो एक कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जो कि कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। और अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो ये ध्यान रखना कि जब भी हम कॉपर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ the next and the most important example of oxidation and reduction is this, कि ऑक्सीडेशन में हमने कहा कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और रिडक्शन में हमने कहा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप यहाँ देखिए जिंक है, जिंक पहले ही आपके पास में एक प्रॉपर एलिमेंट है, इस एलिमेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब ये तो पता है ना कि लूज, इसको अपन बोलेंगे कैटायन। कैटायन क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एंड ऑन द अदर हैंड जो जिंक है, यहाँ पर जिंक के पास में 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, क्योंकि यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए थे ना। तो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन जिसने डोनेट करे वापस इसने क्या कर लिए, गेन करे। पहले इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और यहाँ से इसने वापस क्या करे, गेन करे। और जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे क्या बन गया, जिंक। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होता है तब उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है कि जो अभी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी एक रिएक्शन में ओनली एंड ओनली ऑक्सीडेशन ही होगा तो रिडक्शन नहीं होगा, या फिर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। अब साइमल्टेनियस का मतलब होता है हमारे पास में साथ साथ होते हैं, यानी कि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और एक रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते हैं, ऐसी ही रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखो इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे। रिडॉक्स RED आया है रिडक्शन से और OX आया है ऑक्सीडेशन से। तो क्या बोला, ऐसी रिएक्शन, सो the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called redox reaction। अब इसे हम समझेंगे एक एग्जांपल से। जैसे कि अभी यहाँ पर कॉपर के पास में ऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी दिस वन इज कॉपर ऑक्साइड। जब इस कॉपर ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन से तो इसने बना दिया कॉपर एंड वाटर, दिस वन इज वाटर। तो यहाँ पर कॉपर के पास में ऑक्सीजन था और इस वाले केस के में कॉपर ने ऑक्सीजन लूज करा। नाउ रिमूवल इज ऑक्सीजन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज
रिडक्शन। एंड यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन में क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन जो है वो इसमें ऐड हो गया, जिसने कि हमें वाटर दिया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, सो दिस वन इज रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर आपके पास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो रहा है। तो नाउ यहाँ से अब हम बात करेंगे चार चीज़ों की। अब आप बोलोगे आपने तो दो चीज़ें बताई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो चार चीज़ें कहाँ से आ गई? तो चार चीज़ें क्या है उसके बारे में आप सुनो। जो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन हुआ है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कार्बन ऑक्साइड, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड। सो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? हाइड्रोजन। एंड रिड्यूस्ड हमारे पास में कौन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। तो ये तो दो ही चीज़ें हुई, मैंने तो चार चीज़ों के लिए कहा था। तो अब देखते हैं दो और चीज़ें क्या हैं। अब हमारे पास में आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये कौन से नए एजेंट की बात कर रहे हो आप? तो बेसिकली आप एजेंट के मतलब समझो। देखियो, अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, यानी कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन डोनेट कर कर खुद रिड्यूस हो रहा है उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस वाले केस में हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास में हाइड्रोजन। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन कैसे हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। आई नो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन चुकी है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसे अच्छे तरीके से क्लियरिफाई करती हूँ, बिल्कुल शांत और अच्छे से समझना। देखो क्या बोला, पहली बात तो सिंपल है कि अगर आपने ऑक्सीजन रिमूव करा तो रिडक्शन, अगर आपने ऑक्सीजन को ऐड करा तो ऑक्सीडेशन। आई थिंक ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसी का ही जस्ट ऑपोजिट हमारे पास में होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है ना वो खुद रिड्यूस हो रहा है और इसने हाइड्रोजन को क्या किया, ऑक्सीडाइज, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, और जब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो वो खुद बिहेव कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। और वैसे अगर आप हाइड्रोजन में यहाँ देखोगे तो हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इस कॉपर को रिड्यूस किया। अच्छा, कॉपर रिड्यूस कैसे हुआ? क्योंकि कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो जब ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो कॉपर का हो गया हमारे पास में रिडक्शन। तो हाइड्रोजन ने पार्ट करा है कॉपर को रिड्यूस करने में, तो इसलिए हमने हाइड्रोजन को कहा है रिड्यूसिंग एजेंट। और इसे हम मोस्ट कॉमन ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अगर आपको ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड समझ में आ गया है तो इसका जस्ट ऑपोजिट आपको करना है एजेंट में। ओके, यानी कि जो रिड्यूस हुआ है वो एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा, यानी कि जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड होता है उसी का ही जस्ट ऑपोजिट केस हमारे पास में एजेंट्स के केसेस में आ जाता है। नाउ अब ये दो क्वेश्चन है जो कि ये वाला आपको खुद करना है, ये है आपके पास होमवर्क से। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें भी क्या हो रहा है आपके पास में, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर जिंक के पास में ऑक्सीजन था, यहाँ पे इसके पास में ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। यानी कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ऐसा क्या काम कर रहा है, जिंक ऑक्साइड का हमारे पास में हुआ है रिडक्शन। और वहीं हम यहाँ देखेंगे कार्बन, तो कार्बन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कि मैंने यहाँ पर CO लिखा है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि CO बना है, तो हमारा आंसर CO नहीं होगा, हमारा जो भी आंसर होगा वो रिएक्टेंट में से आएगा। इसका आंसर यानी जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो लिखेंगे हम कार्बन। हम यहाँ पर CO नहीं लिखेंगे, ना ही हम ZN लिखेंगे। ध्यान रखना, हमें जो भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो भी लिखना होता है वो हमें ऑलवेज एंड ऑलवेज रिएक्टेंट साइड से लिखना होता है।
ओके, तो मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है और यहाँ पर MnCl2 बन गया, यानी कि यहाँ से मैग्नीशियम के पास में ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। वहीं यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में क्लोरीन था और हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, समहाउ इसी से रिलेवेंट है। और इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो जिसका यहाँ पर रिडक्शन हुआ है वो ही हमारे पास में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जिसका हमारे पास में ऑक्सीडेशन हुआ है वो हमारे पास में होगा रिड्यूसिंग एजेंट। राइजिंग एजेंट इज व्हाट, ZnO। नाउ यहाँ तक इस चैप्टर के जो भी मोस्ट रिएक्शंस थी वो हमने सारे देख लिए, सारे एक बार पढ़ लिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर इफ़ेक्ट, कि कैसे ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो हमें एवरीडे लाइफ में इफ़ेक्ट कर रही है। जैसे कि सबसे पहला जो इसका कॉज है, जो इसका जो सबसे पहला है वो हमारे पास में है कोरोजन, एंड सेकंड वन इज रेंसिडिटी। मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोरोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पे जंग लगना, यानी कि जब भी कोई मेटल है वो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो हमारे पास में मेटल ऑक्साइड बना लेता है, और इसी मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन को ही हम कोरोजन बोलते हैं। हम इसे समझेंगे जैसा कि कोरोजन, द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। क्या हुआ, जब भी मेटल है जो कि किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, हवा में, पानी में, या फिर कोई आसपास में उसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में जो भी केमिकल प्रेजेंट है उनसे रिएक्शन करता है, तब उसे हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन का एक मोस्ट ही कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास में रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका मतलब आयरन पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हुआ, व्हेन आयरन आर्टिकल्स, क्या हुआ कि आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is called rusting of iron. यानी कि जब भी हम कोई एक नई लोहे की चीज़ खरीदते हो तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत शाइनी होती है, बट जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है जो उसकी शाइन है वो खोती जाती है, वो डल होती जाती है। और डल होने के बाद में अगर आपने उसको थोड़ा सा पानी में रखा या फिर वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, आपने उसके ऊपर कोई पेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो वो रेडिश कलर की हो जाती है। तो जो ये आयरन में चेंज आया है, इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग, एंड इट इज टर्म्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। नाउ यहाँ से हम अगेन देखेंगे हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और वो ये है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या है। यानी कि जो आयरन है, जैसे आयरन का हमें पता है कि आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से। अब Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है, बट एग्जामिनर हमसे ये पूछता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला किस तरीके से बना है, आयरन में जंग कैसे लगती है, मैं आपको उसकी पूरी रिएक्शन बता रही हूँ, आप उसे कहीं नोट कर लेना। और पॉजिटिवली यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला बिकॉज इट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, so the reaction is when iron reacts with oxygen and X molecules of water, then it will gives us Fe2O3 dot X molecules of water. ओके, तो हम इसे देखो, ये जो हमारे पास में इक्वेशन है ना, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि आयरन के जो है वो एक ही एटम है, यहाँ पर आयरन के 2 एटम है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, बैलेंस मैं आपको सीधा करके बता रही हूँ कि 4Fe देन 3O2 देन ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास में 2XH2O। ओके, और यहाँ पर भी हम इसे पूरा कर देंगे ट्वाइस। अब ये जो मैंने बैलेंसिंग है वो कैसे करी है, क्या करी है, मैं इसके लिए एक और नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर अभी आप ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, यही है हमारे पास में रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला। अच्छा, इसका केमिकल नेम क्या होता है, आप एक बार इसका केमिकल नेम देख लीजिए, जिसका ये होता है हमारे पास में हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये हमारे पास में था कोरोजन का फर्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है हमारे पास में रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये है हमारे पास में रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला। नाउ अब हम देखेंगे कोरोजन का सेकंड एग्जाम्पल।
जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जो सिल्वर आर्टिकल है वो भी थोड़े से क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। वो भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। और उस ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। तो क्या हुआ, द ब्लैक कोटिंग ऑन आयरन इज एग्जाम्पल, द ब्लैक कोटिंग ऑन आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। नाउ तो कोरोजन के हमारे पास में इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इट डैमेज टू कार बॉडीज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स। अब ऑक्सीडेशन की हम सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे जो कि हमारे पास में है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा हम बोलते हैं कॉमनली कि जो खाना है वो थोड़े टाइम के बाद में ख़राब हो जाता है। वो खाना जो ख़राब होता है उसे ही हम कहते हैं रेंसिड, यानी कि, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटीरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन दैम। यानी जब भी कोई फूड आइटम है, अगर उसकी स्मेल में और उसके टेस्ट में समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी कलर में भी आपको चेंज देखने को मिलता है, उस फूड को हम कहते हैं रेंसिड फूड। और वो फूड क्या हो चुका है, रेंसिड, और इसी हम कहते हैं रेंसिडिटी। नाउ अब हमारे पास में क्वेश्चन ये आता है कि हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे, यानी कि हम ये जो खाना हमारा ख़राब हुआ है, हम उसे खाना ख़राब होने से बचाए कैसे। हमारे पास में पहला तरीका है कि हम फूड मटेरियल को एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रख सकते हैं, या हम उन्हें फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में मतलब जिससे कि उनका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारी जो हमारा फ्रिज है उसके अंदर भी गैसेस प्रेजेंट होती है जो कि खाने को रैंसिड होने से बचाती है। और मोस्टली होता है कि लो टेम्परेचर के अंदर जो खाना है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। द थर्ड मेथड इज़ कि हम जो फूड आइटम है उन्हें नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर देंगे। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चिप्स या फिर कोई जो पैक्ड आइटम है वो खरीदते हो तो उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश रहती है, यानी कि वो जो आपके पास में जो चिप्स का पैकेट है वो हमेशा क्या होता है, वो फूला हुआ होता है, उसमें कोई ना कोई गैस भरी हुई होती है। तो वो जो गैस भरी हुई होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो अगर आपके पास में फूड आइटम में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है वो आपके फूड को ऑक्सीजन से दूर रखेगी, और जब वो ऑक्सीजन से दूर रहेगा तो खाना ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जब खाना ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है तो वो रेंसिड नहीं होगा। रेंसिड का मतलब ख़राब नहीं होगा। ओके। और हमारे पास में एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, कि जब आपके फूड आइटम में एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर दोगे तब भी जो आपका फूड है वो रेंसिड होने से बच जाएगा। ये था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।